हाँ जी बेटा जी, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वैसे काफ़ी कुछ बातें अब तक बता दी हैं। उन्हीं के बेसिस पे आज न्यूमेरिकल हमें आगे प्रोसीड करना है। न्यूमेरिकल से पहले एक थोड़ी सी बात और मुझे ऐड करनी है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो क्या ऐड करना है ज़रा देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं आपके नोट्स में इसके लिए जगह नहीं है, तो आप लोग अपनी नोटबुक में ही लिखिएगा या फिर नोट्स में लास्ट पेज पे जो नोट की जगह है वहां लिखिएगा। थोड़ी सी बात मैं यहां पे अलग से ऐड कर रहा हूं। ध्यान ये रखेंगे आप लोग की, अगर मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां वेक्टर का लॉ मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। याद है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन? सब कुछ याद है जी, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है, समस्या पैदा कर देती है। इसीलिए 11th के जो भी कंसेप्ट यूज में आएंगे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बस अब आपका काम है अब ध्यान रखना। 11th की बातें याद है नहीं याद है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं बताऊंगा अब याद रखना। दिक्कत है अब पूछना। ओके, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और इस पर 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं। इधर लग रहा है 9 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 1 न्यूटन का फोर्स, और इधर लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, कैसे निकालें? अगर एक ही पॉइंट पर 2-3 फोर्सेस लग रहे हो तो टोटल फोर्स कैसे निकलेगा ये आपको पता है? चलो मैंने गलत पूछ लिया, मैं बताता हूं, ठीक है। एक्चुअली 9 न्यूटन, 1 न्यूटन, 6 न्यूटन, जब भी 2-4 फोर्सेज हो, 2 से ज्यादा फोर्सेज हो, एट अ टाइम हम 2 फोर्स का ही रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वही कहता यहां पे एक 5 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है और 2 न्यूटन का इधर, तो आप तुरंत क्या बताते? नेट फोर्स कितना होगा? 3 न्यूटन। 7 नहीं, ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे यार सिंपल सा फंडा है। कोई चीज है, एक बंदा इधर खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, मैंने इसे कहा कि भाई तू खींच, वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और मैं 2 ही न्यूटन का लगा रहा हूं, तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। कितने न्यूटन से? 3 न्यूटन से। यही बात होगी। तो यहां तो चलो 2 फोर्सेस थे तो बात बन गई। अगर 2 से ज्यादा हो तो तब भी एट अ टाइम हम 2 का ही रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कितने का? 2 का। कैसे निकलेगा जरा ध्यान दो। तो कहोगे तीसरे का हम निकालेंगे? नहीं नहीं निकालेंगे, लेकिन पहले 2 का आंसर निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसको फिर अगले के साथ। मेरी बात को समझो। जैसे एक 9 न्यूटन है और एक 1 न्यूटन है, तो पहले इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं 9 और 1 का, 1 सेकेंड के लिए बस इसको होल्ड पे डालो, तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में होगा या इधर? क्यों? बड़ा है। तो 8 न्यूटन ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, ये F1 और ये F2, तो ये रिजल्टेंट हो गया F12। क्यों भाई? F3 तो अभी भी इधर ही है। कहोगे F1 कहां गायब कर दिया? भाई इन दोनों का रिजल्टेंट लिख दिया ना, तो 1 और 2 का नेट क्या आया वो तो मैंने लिख दिया। बोलो। और F3 ये रहा। अब ये 2 फोर्सेस बच गए और इसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है या जो भी एंगल है, मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, व्हाटएवर जो भी है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ जी, बस शुरुआत आप करा दो, खत्म तो हम कर देंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना, 2 का जब फाइनल मिले और उनके बीच का कुछ एंगल है तो आप ये लगा लो। तो अब आपके पास एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा?
अब ये दोनों का रिजल्टेंट नहीं, तीनों का आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका तो रिजल्टेंट मैंने इसके साथ निकाल ही लिया था। हाँ या ना? समझ आ रही है बात? तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F12 F3 cos 90। अब अगर यहां पे 120 एंगल होता तो 120 रख देना भाई, 180 होगा 180 रख देना, जो भी एंगल होगा वो रख देना। क्यों? कोई दिक्कत है किसी को? इनकी वैल्यू देखो, F12 की वैल्यू 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और 2 8 6 cos 90 इज 0। जिनके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं है बेटा, 2-4 पर्टिकुलर एंगल्स बताऊंगा, याद रखो। और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट है भी और ट्रिगो ध्यान नहीं है, तब भी मामला फंसेगा, तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो गया। 64 प्लस 36 100 क्या हो गया? 10 न्यूटन। यस और नो? कोई दिक्कत? तो ये इस डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट आएगा, जो परफेक्ट बीच में नहीं होगा, जो बड़े वाला होता है उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। एग्जैक्टली वो एंगल कितना होता है उसका निकालने का भी फॉर्मूला होता है, अगर ध्यान हो आपको तो। चलो कोई नहीं, वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल ये मैग्नीट्यूड तो निकाल पाओगे। इसको फटाफट नोटबुक में लिखोगे, नोटबुक में लिख लो, या फिर यहां नोट्स में लास्ट पेज पर लिख लो। नोट्स में लास्ट पेज पर नोट करके मैंने 1-2 पेज छोड़ा है, वहां ऐड कर लो आप। हो गया जी सबका? एक्चुअली आज जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आज क्या शायद नेक्स्ट क्लास में भी होएगा, वहां पे इस कंसेप्ट का यूज होगा। ओके? और इसको हम टेक्निकली, वैसे तो एक बार इन दोनों को मैंने माइनस किया, फिर इसको वेक्टर लॉ से प्लस किया, लेकिन जब कभी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो सबका क्या होगा? सम होगा। लेकिन सम किस सेंस में बोलते हैं? वेक्टर सम होगा। भाई वेक्टर सम होगा तभी तो डायरेक्शन के कारण हमने माइनस भी किया है। ठीक है? मैं इसको थोड़ा अलग से आपको ऐसे एलॉबरेट करता हूं। यही क्वेश्चन जो आपने किया अभी, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? यहां पे 9 न्यूटन था, यहां पे कितना था? 1 न्यूटन, और इधर 6 न्यूटन। तो अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको आप अगर F1 मानते हो, इसको F2 और इसको F3, तो F1 बेसिकली बेटा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो 9 आई क्या वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। F2 माइनस आई कैप, जे कैप कहां से भाई? एक्स एक्सिस का अपोजिट डायरेक्शन ही तो है। ठीक है? और ऊपर अगर वाला देखें तो हाँ 6 जे कैप। क्यों? तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो सब कुछ वेक्टर फॉर्म में पता भी होना चाहिए। अगर सब कुछ आई जे के टर्म्स में है तो सिंपल प्लस करना होता है। वेक्टर सम हमेशा प्लस ही कहता है, माइनस कहता ही नहीं। लेकिन समस्या यह है, आधे टाइम में हमें वेक्टर फॉर्म में पता ही नहीं होता, हमें मैग्नीट्यूड खाली बताएंगे। ठीक है? और एंगल बताते हैं, तब ये वाला मेथड लगता है। तो एंगल और मैग्नीट्यूड बताते हैं तो आप इस तरीके से करो, और अगर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है तब आप डायरेक्ट प्लस कर दिया करो। ध्यान रहेगी बात? और कहोगे वही आंसर आएगा सर? एग्जैक्टली वही आएगा। आपको करके दिखाता हूं। 9 आई कैप माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप,
तो 9 माइनस 1 8 आई कैप 6 जे कैप। ठीक है, तो कहोगे ये तो अलग आया, अलग नहीं आया है, वही आया है। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करो क्या आ रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है ना। तो दिस विल बी 64 प्लस 36 100 यानी कि 10 न्यूटन। ये मैंने बस इतना एलोबरेट करके आपको इसलिए बताया बेटा कि चाहे आप वेक्टर फॉर्म में करो और चाहे ऐसे यूनिट से करो, कार्टेशियन फॉर्म में करो, फाइनल रिजल्ट विल बी सेम। लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन अगर ऐसे दी हुई है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन आई जे के टर्म्स में दी हुई है तब डायरेक्ट बस प्लस कर सकते हो, और 99% इस फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ आई बात? इसलिए आप इस बात के लिए भी माइंड सेट रखो कि आपको अधिकतर क्या मिलेगा, इसी फॉर्म में मिलेगा। अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स होंगे, आपको पहले 2 का रिजल्टेंट निकालना होगा, जो आंसर आए उसका फिर तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकालना होगा। ध्यान रहेगी बात इस फॉर्मूले से। ये केवल तभी लग सकता है जब सारे के सारे फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म। अब एक्चुअली इतनी सारी जो मैंने बातें बताई आपको ना, ये समझाना था मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नहीं तो ये समझाते हैं हम वेक्टर फॉर्म में, सवाल देते हैं स्केलर फॉर्म में, तुम हो जाते हो कंफ्यूज। ले दे के ये सिंपल सी यही बात है कि एक पॉइंट पर अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो तो टोटल फोर्स क्या होगा, सबका वेक्टर सम। ध्यान रखना, हम इसको तो वेक्टर सम कहते हैं, इसको भी वेक्टर सम ही कहते हैं। बस ये वेक्टर सम निकालने का वो तरीका है जब वेक्टर वेक्टर फॉर्म में ना देके मैग्नीट्यूड दिए हुए। समझ रहे हो? नहीं तो सिंपल सम करना होता तो 9 + 1 + 6 कर देते। ये सिंपल सम नहीं, ये भी वेक्टर सम ही है। आपको अगर हल्का सा भी ध्यान हो, 11th क्लास में डेरिवेशन ये कराया गया था, r बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा, तो वहां लिखा गया था एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल यानी मैथमेटिकल, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला था वेक्टर सम का ही, एक ऑल्टरनेट तरीका था। ये मेन तरीका होता है, लेकिन ये डायरेक्ट यूज ही कम होता है क्योंकि इस फॉर्म में दिया ही नहीं होता सवाल। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहीं भी अगर एक ही जगह पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, एक ही जगह पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, तो टोटल फोर्स क्या होगा, सबका वेक्टर सम। खाली सम नहीं, वेक्टर सम। ध्यान रहेगी बात? तो उसी की बात यहां पे कही जा रही है। इसको ऐसे एक टर्म भी नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, कि भैया एक चार्ज है यहां पर, मान लो छोटा सा Q0। अब आदत बना लो Q0 की। Q0 होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक छोटा सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, एक स्टैंडर्ड है बेटा। ठीक है, अब आप कहोगे सीधे हाथ में ही पॉजिटिव क्यों बनाते हैं ग्राफ में, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया। तो एक छोटा सा जो चार्ज लेते हैं जो कि काफी छोटा होता है, ठीक है, वो भी छोटा क्यों होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में पता चलेगा। मान लो एक छोटा सा चार्ज है जिसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, TEST, टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज के चारों तरफ अगर मान लो कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, ऐसे करते करते Qn, तो ये चार्ज
कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर कभी मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? पहले इसके कारण देख लूंगा कितना फोर्स लगा रहा है ये, है ना भाई? वेक्टर फॉर्म में निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा फिर डायरेक्शन से करूंगा भाई, क्यों भाई? फिर सेकंड के कारण भी हम फोर्स निकालेंगे, थर्ड के कारण भी निकालेंगे, ऐसे जितने चार्जेस हैं, n चार्जेस है, सबके कारण निकालना पड़ेगा फोर्स, और फिर उन सबका क्या करेंगे? वेक्टर सम। मान लेते हैं कि यहां से जो डिस्टेंस है r1 वेक्टर है, ये r2, ये r3 और ये r4, सॉरी rn। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पूरी क्या कहानी लिखूं? अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबका सम ही करना पड़ेगा ना, वेक्टर सम। बोलो। एंड सो ऑन, कहां तक? एफ एन तक। अब ये वेक्टर सम निकालने के लिए F1, F2, F3 की वैल्यू निकालते हैं। F1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो K Q1 Q0 अपॉन में R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में R1 कैप। वेक्टर फॉर्म में तो ये लिखते हैं ना। इसी तरह F2 निकाले तो K Q2 Q0 अपॉन में R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में R2 कैप, एंड सो ऑन। कहां तक? K Qn Q0 अपॉन में Rn के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में Rn कैप। समझ आ रही है क्या बात? अरे वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला तो याद है ना? तो अब इन सब में से जरा ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है। K आ रहा है और Q0 कॉमन आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं Q1 अपॉन में R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में R1 कैप, Q2 अपॉन में R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में R2 कैप, एंड सो ऑन। कहां तक? Qn अपॉन में Rn के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और Rn कैप। ठीक है, इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं, समेशन, ध्यान दीजिएगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi Ri के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में Ri कैप। कहोगे ये क्या कर दिया? आप देखो ये सारा एक पैटर्न पे चल रहा है। यहाँ पे हर जगह 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे n है, तो मैंने इन सब की जगह ना i लिख दिया और बता दिया कि i की वैल्यू 1 से n तक जाएगी। और ये सिंबल का मतलब होता है सम। क्या होता है मतलब? सम। तो सम किसका? इसका, जिसमें i की जगह कहां से कहां तक रखना है? 1 से n तक। समझ आई बात? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली यही है कि टोटल फोर्स क्या होता है? सबका सम। न्यूमेरिकल में आपको हर जगह यही इस्तेमाल होगा। ये बस इसलिए कराया गया है कि ये डेरिवेशन है, कभी बाई चांस आ जाए तो डेरिवेशन आपको करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? करिए नोट। इसका यूज होके न्यूमेरिकल कैसे होंगे अभी मैं बताता हूं। देखिए, ये आपने कर लिया बेटा नोट। अब इसके एप्लीकेशन की बात आती है। एप्लीकेशन मींस न्यूमेरिकल। आ गया न्यूमेरिकल। ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा। आप देखोगे आपके नोट्स में मैंने लिख भी रखा है एनसीईआरटी में मैंने कहां से लिया है, यहां तो मैंने नहीं मेंशन किया। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हाँ जी, आओ बताओ।
थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, इसमें थोड़ा सा मैथ्स का यूज है, जो सेक्शन एक बार थोड़ा समझ लेना। यहां पे ना हमें ये वाले डिस्टेंसेस चाहिए, ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का, ओ से सी का। तो ये डिस्टेंस की जरूरत अगर जब भी होती है तो वो कैसे निकालते हैं, पहले ये भी समझ लो बेसिकली। चलो क्वेश्चन समझाता हूं पहले, नहीं तो ये पहले बताने का कोई फायदा नहीं। कोई बात, यहां पे कहा क्या गया है, एक ट्रायंगल है जिसके तीनों कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे गए, तीनों कॉर्नर पे 3 चार्ज, और ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल की साइड्स क्या दी गई हैं, एल। यानी कैसा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इन तीनों चार्जेस के कारण यहां पर नेट फोर्स कितना होगा, आपको वो निकालना। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके कारण फोर्स निकालो, फिर इसके कारण निकालो, इसके कारण निकालो, और सबका क्या कर दो, वेक्टर सब। क्यों भाई, सबका क्या करोगे, तो पहले फोर्स तो निकालो। और ध्यान रखो यहां आई जे के टर्म्स में निकालना मुश्किल रहेगा, तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन से तय करेंगे रिजल्टेंट क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं B के कारण निकाल रहा हूं, यहां F2, और C के कारण F3। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, मैं फिगर यहां बना देता हूं। यहां पर चार्ज है ये B, C और A, और ये जो पॉइंट है, अगर B से आप यहां पे भी एक चार्ज है, कौन सा, कैपिटल Q, देखो है ना। अब यहां से इसके बीच का फोर्स अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए ना। अरे फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, एकदम ठीक बताया, बाकियों ने तो बताया ही नहीं, लेकिन स्पीड इनकी भी बहुत कम है, ऐसे पेपर भी ना खत्म होगा। तो थोड़ा ना स्पीड में आ जाओ, रिलैक्स मोड में बैठोगे ना 12वीं का नाश हो जाएगा बेटा। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास K Q1 अपॉन आर स्क्वायर, यही रिदम होनी चाहिए आपकी, लाओ ये रिदम। ओके, क्योंकि ये मजाक नहीं है, स्टार्टिंग का बेस बिगड़ गया और स्टार्टिंग में आप रिदम नहीं लाए तो पूरे साल गड़बड़ हो जाएगा, होगी 3-4 क्लासेस एडजस्ट होने की। ठीक है, तो अब ये चीजें माइंड में लाओ और फटाफट बोलो। इन दोनों के बीच का फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, K Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है यहां पर, OB, भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये B वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा क्या, ये रिपेल करेगा इधर, कितने फोर्स से, इसको नाम दे दो F2 जैसा फिगर में दिया हुआ, यानी किधर से किधर, B से O के डायरेक्शन में। हो गया, आपको कैसे पता रिपेल करेगा, भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब एक बच्चा सोचता है अरे सर वो बड़ा दिख रहा है, वो इसको धक्का मारेगा, तो हम इधर क्यों नहीं लगा रहे। तो टेक्निकली बात ये होती है, जिस पर फोर्स लगाना होता है, निकालना होता है, हम मान के चलते हैं उसका डायरेक्शन। ठीक है, बेशक इस दीवार को मैं खिसका नहीं पा रहा, लेकिन मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, तो मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में वो लिया जाएगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है उसमें देखा जाएगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये क्यू के कारण हम इस पे फोर्स देख रहे हैं ना, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, बी से ओ की तरफ, अलोंग BO, ये डायरेक्शन लिखना जरूरी होता। ठीक है भाई, अच्छा जी, इसी तरह अगर हम बात करें C वाला, इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, हाँ या ना, वो कितना लगाएगा फोर्स,
फोर्स इज इक्वल टू के, इस पे चार्ज कितना है, क्यू ही है, इस पे कैपिटल क्यू है, और अपॉन में ओसी का स्क्वायर। वेरी गुड। अलोंग सी से ओ की तरफ, अलोंग सी ओ। लेकिन ये ओबी और ओसी की वैल्यू क्या है भाई, तो इसके लिए जरा मैथ्स आनी चाहिए। ये बेटा जब कभी भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो इसका ये जो पूरी लेंथ होती है ना, ये पूरी लेंथ एडी, इस पूरी लेंथ का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखो, √3/2 L। पूरे एडी की लंबाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम से आप आसानी से निकाल भी सकते हो। ये पूरा L है और ये L/2 होता है, पाइथागोरस लगा लो, ये आ जाएगा √3/2 L। करके देख लेना घर पे बेशक। इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में, मेरे पास तो है, एग्जाम में आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो, कोई और ट्रायंगल हुआ तो आपको निकालना ही पड़ेगा। साथ में ये पूरे एडी की लेंथ है, लेकिन ये मीडियन, ये यहां पे ना इस पॉइंट को सेंट्रोइड नाम दिया है इन्होंने, जरा ध्यान से देखो। और सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां पे सभी मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये मैथ्स में पहली बार 9th क्लास में बताया गया था। इतनी बातें हमें याद नहीं होती, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। आप ध्यान रखना, मीडियन हमेशा 2:1 के रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। और इतनी लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रखनी, तो सिंपल सा मैं फंडा बताऊं, इसमें OA, OB और OC निकालना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा OA, OB और OC इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। पूरे AD का कितना, 2/3, क्योंकि ये 2 पार्ट होता है और ये 1 पार्ट, तो टोटल 3 पार्ट हो गए, तो ये 2/3 हो जाएगा और ये 1/3 होता है, तो 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ। ये डायरेक्ट याद रखिए बेटा, नहीं तो इसको सॉल्व करने लगोगे तो आधा पेज तो यही खा जाएगा, एग्जाम में इतना वक्त नहीं होगा। AD की लंबाई √3/2 L। चक्कर यही है बेटा, फिजिक्स जितना मुश्किल नहीं है ना, उसमें आने वाले 9th, 10th, 11th, 12th सबके कंसेप्ट आते जाते हैं, बस वो दिमाग खराब कर देते हैं आधे टाइम। तो इन चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको। 2 से 2 कट गया और √3 से √3 टाइम कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया, L/√3। ये OA, OB और OC की लंबाई होगी। ध्यान रख पाओगे? अब देखो, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि वो तो थोड़ा सा मैथ का पार्ट हो गया। हमें F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बस यहाँ पे OB और OC की वैल्यू रखनी थी। OB की वैल्यू कितनी है, L/√3 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 3KQ अपॉन L²। हाँ या ना? और ऐसे इसकी वैल्यू अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में L/√3 का स्क्वायर। क्यों भाई, ये ऊपर जाएगा तो 3KQ अपॉन L²। ठीक है, और अभी ये F2 निकला, ये F3 निकला, है ना? अभी तो F1 भी बाकी है। अब इसी तरह अगर F1 की बात करें, जो इधर से यहाँ पे ज्वाइन करने पे बनेगा, और किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में, है ना? ठीक है, F1 भी अगर मैं निकाल लूं तो F1 क्या होगा, जरा देखो, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन OA का स्क्वायर होगा क्या? तो KQ OA का मतलब L/3 का स्क्वायर, यानी L²/3। क्यों बेटा, कहोगे सब सेम ही आ रहे हैं सर, सेम आने दो, लेकिन डायरेक्शन सबके अलग अलग है ना, तो डायरेक्शन के बेसिस पे अब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। मैंने कहा जब 3-3 फोर्सेस हो, ये व्हाइट वाले सारे फोर्स के डायरेक्शन हो गए,
तो किन्हीं दो का पहले हम निकालेंगे जो सबसे कन्वीनियंट होंगे। तो मैं कौन से दो लूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। F2 और F3, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में निकाल दूं क्या, F23, क्योंकि जब दो फोर्सेस इक्वल होते हैं ना तो दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच जाता है। ठीक है, तो जरा मैं F23 निकालता हूं, देखो क्या आता है। F23, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 कॉस, मेरे बोलने के बाद 120, पहले क्यों नहीं बोला भाई है? ये वाला एंगल 120 क्यों होगा, कौन बताएगा? बेसिकली क्या होता है कि ये जो मीडियन होगा वो एल्टीट्यूड भी होता है, ये 90 डिग्री पे होता है और ये 90 डिग्री पे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ये 120 आ जाएगा। ठीक है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 120, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो गया, 120 डिग्री। किन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच 120 डिग्री। दिख रहा है इस पेन से, इन दोनों के बीच का 120 डिग्री। क्लियर है? cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, -1/2। ठीक है, तो यहां पे देख रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड वाइज तो F1 F2 F3 तीनों बराबर है। अरे वैल्यू वाइज तो सब बराबर है, तो मैं सबकी जगह ना मैग्नीट्यूड एक ही रख देता हूं, F2। कोई दिक्कत तो नहीं है। और cos 120 की वैल्यू -1/2। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, माइनस का F2 स्क्वायर, ये दोनों भी सॉल्व हो गए, खाली F2 स्क्वायर, और F2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, खाली F2 स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन और इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या थी, 3K अपॉन L स्क्वायर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है F23, वो किस डायरेक्शन में है, OA की तरफ। किस डायरेक्शन में, अलोंग। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, F23 जो है OA की तरफ है, जबकि F1 जो है नीचे की तरफ है ना। बात को समझना, हमें तीन फोर्स का रिजल्टेंट निकालना था, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आ गया, बोलो। तो अब ये दोनों तो भूल जाओ, ये ही मेरे लिए दोनों हैं, F2 एंड F3। F23 और अब F1 का रिजल्टेंट निकालना है, तो इसके जस्ट बाद आपको सीधा आंसर 0 लिख देना। कैसे, क्योंकि F23 ये आया है और F1 ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, देयरफॉर रिजल्टेंट इज 0। क्लियर? तो यहां मेरे पास जगह नहीं बची, आप बस यहां ये लिख सकते हैं F1 एंड F23 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, therefore resultant is 0। therefore net force क्या हो जाएगा, 0। आई बात समझ में? करिए फटाफट। क्लियर है सबको बेटा बात? एक ही जगह पर दो तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तो पहले दो का रिजल्ट मैंने निकाला, फिर उस दो का जो भी रिजल्टेंट आया उसको तीसरे के साथ कंपेयर किया। कोई दिक्कत? करिए नो।